वेलकम डियर रॉकेट्स। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 17। पिछले पार्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जाकर जरूर देखिए और देखिए फिर फुल एंजॉय। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली ने कार तेज चलाकर जानबूझकर एक्सीडेंट किया था, जिसमें जेजे ही नहीं वो खुद भी घायल हो गया था। पर जब उसकी आंख खुली तो वो खुद की हालत पर रोने के बजाय जेजे की हालत को देखकर हंस देता है कि मेरा मकसद कुछ हद तक तो पूरा हो गया। तो पार्ट 17 की शुरुआत में पेनी और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं। असिस्टेंट तो जेजे के पैसे उठाकर रख लेता है, लेकिन पेनी परेशान हो जाती है कि ली को क्या हो गया। पर असिस्टेंट उसे खींचकर लेकर जाता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा देर रुकेंगे तो ये लोग पकड़े जाएंगे। पर पेनी तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है और फिर वहाँ से तुरंत भाग जाती है। तब दो वर्कर्स आकर उन्हें बाहर निकालते हैं और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डोडो ग्रुप में तो सभी बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो शेयर्स खरीदने में सफल हो गए थे और अब डोडो ग्रुप को कोई इनसे छीन नहीं सकता। चेयरमैन ने तो जेजे का प्लान पूरी तरह से चौपट कर दिया। वो पूछता है कि ली कहाँ पर है। मोजो कहता है कि बहुत देर से वो कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर ली को हॉस्पिटल में होश आता है तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि जेजे का क्या हुआ। पेनी कहती है कि हमें हमारे पैसे मिल गए, लेकिन तुम उसके बारे में पूछने के बजाय जेजे के बारे में पूछ रहे हो। वो पास वाले कमरे में पड़ा हुआ है। ली उठकर जेजे के कमरे में जाता है। उसे जो गुस्सा आता है उसके हिसाब से तो उसे जेजे का ऑक्सीजन मास्क निकाल देना चाहिए। पर इस बीच जेजे को एक सपना आता है कि वो डोडो ग्रुप को खरीद चुका है और बहुत खुश है। और तब उसे कोई धक्का देता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। देखने में तो वो आदमी मास्क पहना हुआ चैंग यानी ली लगता है, पर जे उसको नहीं पहचानता और पूछता है तुम कौन हो। इस पर ली कहता है कि तुम मरकर नरक में जाओ, वहाँ पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। कहकर वो हाथ छोड़ देता है और जे नीचे गिर जाता है और तब उसकी आंख खुलती है। वो पूछता है मैं कहाँ हूँ, मुझे अभी ऑफिस जाना है। तब किमी कहती है कि आप शेयर मार्केट के उस युद्ध में हार गए, सारे शेयर्स को चेयरमैन खरीद चुका है। जेजे घबराकर घड़ी देखता है, ओह तो पता चलता है कि 7 बज गए हैं। वो चिल्लाने लगता है कि मेरे पैसे कहाँ गए। किमी कहती पैसे? तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला गाड़ी में। जेजे का दोस्तों ये सुनकर बुरा हाल हो जाता है कि पूरे 30 मिलियन थे, सबके सब हाथ से गए क्या। और ये देखकर ली हंसने लगता है। किमी ली से पूछती है कि ये किस 30 मिलियन की बात कर रहा है, क्या तुम कुछ जानते हो? ली कहता है कि सर ने बैंक से 30 मिलियन निकाले थे, पर एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया और पता नहीं पैसे कहाँ गए। जेजे सर को तो अपने बॉडीगार्ड पर शक था, क्योंकि वो पहले भी 20 मिलियन लेकर फरार हो गया था। दूसरी ओर दोस्तों बॉडीगार्ड को दिखाते हैं, जिसे ली ने एक जगह बांध कर रखा हुआ है और पेनी और उसका असिस्टेंट उसको कैमरा के जरिए वॉच कर रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि अब तो हमें सारे पैसे मिल गए, तुम ली का साथ छोड़ दो, अगर बॉस को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पता चलता है कि इनके ऊपर भी एक बॉस है। पर पेनी कहती है कि जब तक ली के ब्लड से हम वो वैक्सीन नहीं बना लेते तुम इस बारे में अपना मुंह मत खोलना। वो कहता है कि इसका ये मतलब कि तुम ली को नहीं बताओगी कि जीना वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है इतने सालों से। अरे देखो, मुझे जब बताना होगा तो मैं बता दूंगी, तुम इसमें दखल मत दो। यहाँ से दोस्तों दूसरी ओर नेल जेजे से मिलने जाता है तो जेजे बहुत इमोशनल होकर कहता है कि मैं हार चुका हूँ, अब मेरी बदौलत आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। नील कहता है कि हाँ तुम ठीक कहते हो, वाकई में तुम ये युद्ध हार गए, लेकिन क्या तुम इस तरह हार मानकर बैठे रहना चाहते हो? क्या मैंने अपना दामाद तुम्हें इसीलिए बनाया कि तुम कायरों की तरह पीछे हट जाओ? मुझे विश्वास है कि तुम कम बैक करोगे। एंड उसका मोटिवेशनल स्पीच सुनकर जेजे में जोश भर आता है और कहता है कि हाँ मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कम बैक जरूर करूंगा। इसी बीच चेयरमैन ली को बाहर बुलाता है और कहता है कि मैंने जेजे को डोडो ग्रुप से निकाल दिया है। ली कहता है कि आप प्लीज मुझे भी नौकरी से निकाल दीजिए, ताकि जेजे को ये लगे कि मैंने उसकी मदद की जिस वजह से आपने मुझे भी निकाल दिया। चेयरमैन ना चाहते हुए भी ली को काम से निकालने के लिए मान जाता है और वो पूछता है कि तुम्हारी जेजे से ऐसी क्या दुश्मनी है जो तुम उसे खत्म करना चाहते हो? बस सर प्लीज वो मत पूछिए सर, मैं बता नहीं सकता। दोस्तों इसी हॉस्पिटल में जिना का भाई भी है, तो वो नर्स से कहती है कि इस महीने की हॉस्पिटल फी तो मैं भर नहीं पाई, मुझे थोड़ा और मोहलत दे दीजिए। पर तब वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त जॉन ने बिल भर दिया। दोस्तों आपको तो पता ये बिल किसने भरा था? बिल ली ने भरा था और ली ने जॉन से कहा था कि तुम ये कह देना कि बिल मैंने भरा। अब जब जिना ये सुनती है कि बिल भरा जा चुका है तो वो चौंक जाती है और जॉन से पूछती है कि तुमने ये क्यों किया? लेकिन थैंक्स, तुमने मेरा बड़ा बोझ हल्का कर दिया है, कहकर वो जॉन को गले लगा लेती है। पर वो बेचारा एकदम कंफ्यूज होता है कि मेरी माँ, ये मेरे नहीं चैंग के पैसे हैं। दोस्तों चैंग और ली एक ही है, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। अब डोडो ग्रुप के नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है कि ली और जेजे को डोडो ग्रुप से निकाल दिया गया है। सिंडी मोजो से पूछती कि ली मेरा असिस्टेंट था, उसे आप लोगों ने कैसे निकाल दिया? मोजो कहता है कि कैसे क्या निकाल दिया, ये चेयरमैन का फैसला था, इसलिए आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सिंडी तुरंत ली को कॉल करके पूछती है कि उन लोगों ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम चुपचाप रहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये भी कहता है कि जिसने निकाला उनसे पूछो ना, मुझ पर बरसने से क्या फायदा, वैसे मैं तो खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी गुलामी से आजादी मिल गई। यहाँ से दोस्तों वो जिना को जॉन से बात करते हुए देखता है और कॉल कट करके जिना की बातों को सुनने की कोशिश करता है। जिना के जाने के बाद जॉन ली से कहता है कि जो मदद तुमने की उसके लिए वो मुझे थैंक कर रही है।
यार मुझसे ये झूठा क्रेडिट लिया नहीं जा रहा, मैं बहुत ही बुरा एक्टर हूँ सच बताऊं तो। इतने में जिना उनको देख लेती है तो जॉन कहता है कि देखो मैं और एक्टिंग नहीं कर सकता, उसे तुम संभालो कहकर वो भाग जाता है। जिना पूछती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। इसी बीच जिना का भाई ली को ब्रो कहकर उसके पास चला जाता है। जिना तो हैरान रह जाती है कि ये ली के साथ इतना क्लोज कैसे हो गया। वो ली से पूछती है कि तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? वो कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल आया था तो मैंने तुम्हारे भाई को देखा और उससे बात करने की कोशिश की थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा भाई है, और हाँ मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। जिना ये सुनकर भी चौंक जाती है कि तुम तो नंबर 1 थे ना एसपीडी में, तुमने काम क्यों छोड़ा? ली कहता है कि बस मन नहीं लगा तो छोड़ दिया, एक्चुअली मुझे एक ब्लड टेस्ट के लिए जाना है ना। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ फ्रस्ट्रेशन की वजह से बहुत पीने लग जाती है। ये कहता है कि मैडम इतना मत पीछिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एंड वो उसको उठकर कसकर थप्पड़ मार देती है और कहती है अगर तुमने उस दिन उन्हें सच नहीं बताया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इतने में चेयरमैन घर आ जाता है तो पीए कहता है कि मैडम का इतना पीना अच्छा नहीं है, पर वो भी कहता है कि वो पिए या कुछ भी करे, अगर सेहत खराब हुई तो हॉस्पिटल चले जाएगी, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। कहकर वो कमरे में चला जाता है, पर उसकी वाइफ कमरे में आकर उस पर बरस पड़ती है कि आखिर आपका प्लान क्या है? क्या आप उस एंड्रयू को अपना वारिस बनाने वाले हैं? आपका ज़मीर मर चुका है क्या? चेयरमैन कहता है कि देखो मैं पहले से टेंशन में हूँ, उस जेजे ने मेरी पीठ पीछे मुझे मिटाने की कोशिश की है, पर वो सब कुछ तुम कहाँ समझोगी? और तुम्हारा भाई नील, वो भी जेजे के साथ मिलकर डोडो ग्रुप को मुझसे छीनने का प्लान बना चुका था, पर मैंने डोडो ग्रुप को उनके चुंगल से कैसे छुड़ाया वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और तुम अभी इस बारे में मुझसे बहस मत करो और अपना काम करो। वो भी सोच लेती है कि ठीक है मैं अपना काम करूंगी। इसके बाद वो अपने भाई नील से मिलने जाती है और पूछती है क्या तुम डोडो ग्रुप के शेयर्स खरीदना चाहते थे? देखो वो बिजनेस की बातें हैं, पर तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो ये बताओ। वो कहती है कि डोडो ग्रुप में मेरे जो शेयर्स हैं वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। हैं? नील चौंक जाता है कि क्या कह रही हो आप? वो पूछता है कि अगर तुमने इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, तो बताओ इसके बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। वो कहती है दोस्तों कि तुम मेरे बेटे को जेल से छुड़वाओ। वो भी कह देता है कि ये कैसे हो सकता है, उसे 6 साल की सजा काटनी पड़ेगी। देखो भाई तुम इतने बड़े पॉलिटिशियन हो, ऐसा भी कोई काम है क्या जो तुम नहीं कर सकते? स्वतंत्रता दिवस के दिन कुछ कैदियों को रिलीज किया जाता है, तुम कैसे भी करके नाथन का नाम उस लिस्ट में शामिल कर दो। प्लीज भाई बस एक काम कर दो, मेरे बेटे को बाहर ले आओ। नील को भी दोस्तों ये डील पसंद आ जाती है और वो मान जाता है। इसके बाद चेयरमैन की वाइफ और सैंडी नाथन से मिलने जेल जाती है। एंड माँ को देखते ही वो रोने लग जाता है कि मम्मी मुझे लगा आप भी मुझे भूल गई हैं और मुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देंगी। अच्छा वो आप आ गई। बेटा तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने तुम्हारे मामा से बात कर ली है, वो तुम्हें जेल से छुड़वा देंगे, लेकिन बाहर आने के बाद तुम उस मनुष्य औरत के बेटे का वो हाल करना कि वो कभी डोडो ग्रुप के बारे में सपने में भी ना सोचे। आप देखना मम्मी जेल से निकलकर मैं क्या करता हूँ, बस आप देखते रहना। यहाँ माँ बेटे की बात खत्म होती है तो दूसरी ओर एंड्रयू डोडो ग्रुप के बारे में पब्लिक की राय वगैरह को एनालाइज कर रहा होता है। उससे पता चलता है कि सब जिना को सपोर्ट करते हैं कि जिना बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है और उसने डोडो ग्रुप के खिलाफ गवाही देकर बिल्कुल ठीक किया। इतने में एसपीडी का एक और आदमी आकर कहता है कि चेयरमैन आपको मीटिंग में बुला रहे हैं। मीटिंग में चेयरमैन पूछता है कि फिलहाल कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है, उसे पहले की तरह तरक्की की राह पर ले जाने के लिए क्या किसी के पास कोई सुझाव है तो वो दे सकता है। सब कोई ना कोई सुझाव दे देते हैं लेकिन एक भी प्रैक्टिकल नहीं होता दोस्तों। एंड तब एंड्रयू कहता है कि हाँ मेरे पास एक सुझाव है। असल में लोग जिना को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने सच का साथ देकर कई लोगों की जान बचाई, उसने इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ उठ खड़ा होने की हिम्मत दिखाई। अगर हमने जिना को वापस कंपनी में लिया तो उसके इमेज को यूज करके हम लोगों को ये बता सकेंगे कि हम भी लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और अब हम वो कंपनी नहीं रहे जिसने T9 यूज किया था। इससे होगा ये कि लोगों को डोडो ग्रुप पर विश्वास होने लगेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम जिना को वापस कंपनी में ले ले। एंड दोस्तों चेयरमैन को भी आइडिया पसंद आ जाता है और वो मोजो से पूछता है तो वो भी इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मान जाता है। चेयरमैन एंड्रयू से कहता है कि अब कंपनी का इमेज ठीक करने और लोगों का विश्वास जीतने का काम मैं तुम पर सौंपता हूँ। डूबते हुए इस जहाज को पार लगाने का काम तुम्हारा है, समझो। इस तरह वो एंड्रयू को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे देता है। अब अगले सीन में एंड्रयू जिना से मिलने जाता है जो बाथरूम साफ कर रही होती है। वो कहता है कि मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगी क्या? आज का लंच मेरी तरफ से। जिना भी चाहती है। एंड्रयू उसको एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और सबसे एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर करता है। जिना चौंक जाती है कि तुम खुद ही एक नंबर के कंगाल हो, इतने एक्सपेंसिव डिश क्यों ऑर्डर कर रहे हो? कहीं कोई अमीर घर की लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई? एंड्रयू कहता है देखो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। एक बात बताओ तुम डोडो ग्रुप को ज्वाइन करोगी फिर से? जिना कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आऊंगी नहीं वहाँ पर।
वहाँ पर वो चेयरमैन की वाइफ होंगी। मैं इसलिए मना नहीं कर रही कि उन्होंने मुझे मारा, पर इसलिए कि मैंने उनके बेटे को जेल भिजवाया। यार उसने बहुत बड़ा जुर्म किया था, लेकिन फिर भी एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है, इसलिए वो कभी मुझे माफ नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे में मेरा वहाँ पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। एंड्रयू टेंशन में उठकर चला जाता है, पर इतना सारा खाना जिना वेस्ट नहीं करना चाहती, और वो भी इतना एक्सपेंसिव डिश। वो उसे पैक करने को कहती है और ली को कॉल करके पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश लेकर आ रही हूँ, तुम हॉस्पिटल का खाना मत खाना। एंड यहाँ पर एंड्रयू भी उसकी बात को सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। सोचता होगा मैंने इसके लिए खाना ऑर्डर किया और ये किसी और को ही दे रही है। फिर जिना हॉस्पिटल जाकर अपने भाई और ली को वो डिश खिलाती है। बस क्या था, ये सब कुछ देखकर एंड्रयू और जलने लगता है। फिर वो जेजे को देखता है जो उसी हॉस्पिटल में है। एंड्रयू उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब जेजे बाहर आता है तो एंड्रयू कहता है मेरे पापा को मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए उन्होंने आपको काम से निकाल दिया है और मुझे भी आपसे मिलने से मना कर दिया है। जेजे बेबस होकर उसको देखता है तो वो कहता है कि हाँ मुझे आपकी दुविधा समझ आ रही है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा आपका साथ ही दूंगा। मेरा और आपका एक ही मकसद है और वो है डोडो ग्रुप से बदला लेना। ये सुनकर दोस्तों जेजे को चैन आता है कि चलो कोई तो है मेरे साथ। एंड्रयू आगे कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि आपका बॉडीगार्ड पैसे लेकर भाग गया? वो कहता है मुझे लगता नहीं, वैसे उसने ऐसा किया होगा, ये किसी और की चाल भी हो सकती है। एंड्रयू कहता है कि अब तो आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर चैंग आपके साथ क्यों चिपका हुआ है? वो बेवजह आपका इतना वफादार क्यों बन रहा है? मुझे तो उसी पर शक है कि उसी ने पैसे चुराए हैं। और दोस्तों ये तो एंड्रयू ने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है। जेजे को फिर से ली पर शक होता है। ब्लड टेस्ट के दौरान भी जेजे ली को शक की नजर से ही घूर रहा होता है। वो ली से पूछ लेता है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट हो, मेरे साथ चिपके रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करो, कोई अच्छी जगह काम ढूंढ लो और अपना फ्यूचर देख लो। ली भी सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं कहूंगा कि नहीं मुझे आपके साथ ही रहना है तो जेजे को शक होगा कि मेरा मकसद कुछ और ही है। इसलिए दोस्तों ली कह देता है कि हाँ सर आप ठीक कहते हैं, अब मैं आपके साथ रहकर करूंगा ही क्या, इसलिए मैं नील के साथ मिलकर कोई काम कर लूंगा, और हाँ आइंदे मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। अब जेजे की भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सच में मेरा वफादार है या पकड़े जाने के डर से इतनी परफेक्ट एक्टिंग कर रहा है और मुझे धोखा दे रहा है, पता नहीं। दूसरी ओर एंड्रयू अपनी टीम के लोगों से थोड़ा कड़कर कहता है, थोड़ा डट कर कहता है कि अगर तुम लोग जिना को वापस ऑफिस लाने में सफल नहीं हुए तो सबको नौकरी से निकाल दूंगा, बस ये बात ध्यान में रखना। एंड वो भी डर के मारे जिना के घर जाते हैं और उसे नया ड्रेस और शूज दिखाकर कहते हैं कि प्लीज तुम ऑफिस चली आओ वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। एंड उन पर दोस्तों जिना को तरस आ जाता है और वो भी ड्रेस पहनकर उनके साथ जाती है, लेकिन वो कहती है मैं सिर्फ इसीलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की नौकरी जाए, पर हाँ ऑफिस जाकर मैं तुम्हारे वाइस चेयरमैन से कह दूंगी कि मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस तरह तुम लोगों की नौकरी भी बच जाएगी और मैं भी काम नहीं करूंगी। तभी दोस्तों उनमें से एक लड़की कहती है कि हाँ तुम ऐसा ही करना, असल में ये जो नया वाइस चेयरमैन है ना वही सारी मुसीबत की जड़ है। पर वो जिना को ये नहीं बताते कि नया वाइस चेयरमैन एंड्रयू है। अब ऑफिस में जिना चेयरमैन को आते हुए देखती है, लेकिन उसके पीछे एंड्रयू को देखकर वो चौंक जाती है कि ये चेयरमैन कितने करीब कैसे आ गया। तब ग्रे बताता है कि यही तो है नया वाइस चेयरमैन, ये असल में चेयरमैन का दूसरा बेटा है। जिना को लगता है शौक पे शौक कि ये चल क्या रहा है। वो एंड्रयू से कह देती है कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। वो कहता है कि इस कंपनी का फेस बनने जा रही हो तुम चेयरमैन की वाइफ के डर से यहाँ काम नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने यहाँ जॉब नहीं किया तो डोडो ग्रुप डूब जाएगा, कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। इस कंपनी को तुम्हारी इमेज की सख्त जरूरत है, तो अब बताओ क्या अपने साथी एम्प्लॉयज की खातिर तुम डोडो ग्रुप को फिर से ज्वाइन करने को तैयार हो या नहीं? जिना भी काफी सोच कर कहती है ठीक है, पर एंड्रयू एकदम स्ट्रिक्ट होकर कहता है कि बोलो ठीक है सर। जिना सोच में पड़ जाती है कि इस पागल आदमी को सर बुलाऊं मैं, चश्मा क्या पहन लिया इसने, खुद को बड़ा आदमी समझने लगा, गधा कहीं का। पर वो ऐसा कह नहीं सकती और कहती है ठीक है सर। बाहर आकर जिना एसपीडी के कलीग से कहती है कि ये एंड्रयू कुछ ज्यादा ही रॉब नहीं दिखा रहा, पर वो कहता है कि ऐसा मत कहो, वो तुम्हारा बॉस है। जिना सोच लेती है कि लगता है डोडो ग्रुप में सारे के सारे पागल ही घूम रहे हैं। दूसरी ओर पैनी को दिखाते हैं जो ली का हालचाल पूछ रही होती है, और तब उसका असिस्टेंट फोन लेकर उसको देता है कि बॉस बात करना चाहते हैं। वो फोन लेती है तो बॉस कहते हैं कि ली के खून से हम वैक्सीन बनाने में सफल हो गए, अब हमें ली की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम उसका साथ छोड़ दो। पैनी बहुत दुखी हो जाती क्योंकि लगता है उसे ली बहुत ही अच्छा लगने लगा था। असिस्टेंट कहता है कि देखो तुम ली को जिना की सच्चाई बता दो कि वो जिना वही है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा है, और तुम ली से अलग हो जाओ। हमारा मकसद था ली के खून से वैक्सीन बनाना, जो कि पूरा हो चुका है। पर पैनी कहती नहीं, ये मेरी लाइफ है, तुम बस अपना काम करो, मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ अच्छे से। वहाँ ली नील के साथ काम करने का प्लान बना रहा होता है। वो विक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करता है, जिससे पता चलता है कि उसकी कंपनी का वेपन्स प्रोजेक्ट एक नंबर का फेलियर है, जिसकी वजह से आर्मी के सोल्जर्स मारे गए। उसके बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर वो मोजो को देता है।
वो कहते हैं कि इस केस को लड़ने के लिए हमें एक विश्वसनीय लॉयर की जरूरत होगी। ली कहता है कि मेरे जहन में है एक ऐसा लॉयर। असल में दोस्तों वो जॉन की बात कर रहा था। वो अपनी सारी फाइंडिंग्स जॉन को दिखाता है और कहता है विक्टर की कंपनी के वेपन से जो आर्मी का नुकसान हुआ है उसके बारे में इसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। उस कंपनी के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना होगा और ये केस आपको ही लड़ना है। कल ही आप प्रोटेस्ट भी शुरू कर दीजिए। यही नहीं, न्यूज़पेपर्स में भी इस खबर को छपवा दीजिए। मैं आपको अच्छी पेमेंट दूंगा इसकी। जॉन कहता है कि हाँ, मैं जरूर करूंगा ये काम। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपती है और जॉन नेल के घर के आगे खड़ा होकर प्रोटेस्ट करने लगता है। एंड जब नेल आता है तो जॉन उसके पक्ष में नारे लगाने लग जाता है कि नेल विक्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। हमारे देश को नेल जैसे प्रेसिडेंट की ही जरूरत है। बाकी लोग भी यहाँ पर नारा लगाते हैं। असल में ये लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार जब विक्टर के वेपन्स की खबर छपी थी तो नेल ने प्रेस मीट में कहा था कि मेरा और विक्टर का कोई कनेक्शन ही नहीं है और मैं एक स्पेशल टास्क फोर्स को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहूंगा। बस दोस्तों, उसी बात को इन लोगों ने पकड़ लिया था। तो अब नेल मना भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो लोगों को उसकी बातों पर होगा शक। वो भी चिल्लाकर कहता है कि उस वेपन्स ब्लास्ट के पीछे जिसका भी हाथ है मैं उन लोगों को अरेस्ट करवा कर रहूंगा। और ये बात प्रेस और मीडिया वाले भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगले सीन में विक्टर को दिखाते हैं जो नेल पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मुझे बचाने के बजाय मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करवाने का वादा किया है और वो भी पब्लिक में। नेल कैसे भी करके उसे शांत करवाता है कि देखो उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था वरना लोग भड़क उठते मुझ पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। दूसरी ओर जेजे को फिर वही सपना आता है कि कोई उसे बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे रहा है और फिर एक हाथ से उसे पकड़ भी रहा है। जेजे पूछता है कि तुम हो कौन, पर वो आदमी कहता है कि तुम मरकर नरक में जाओ, वहां पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। पर इस बार जेजे उसका मास्क निकाल लेता है तो पता चलता है कि वो चैंग है, यानी कि ली। तब ली उसका हाथ छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। अचानक फिर उसकी नींद खुलती है और अब उसको लगता है कि शायद ली ही उसके साथ धोखा कर रहा है। इतने में ली कमरे में आता है और उसको देखकर जेजे चुपचाप मुड़कर लेट जाता है। ली भी वहां से चला जाता है। फिर ली जिना के भाई के कमरे में जाता है पर वो अब तक जाग रहा था। ली कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ रहा हूँ, पर तब वो एक बात को बार बार दोहराने लगता है। दोस्तों, आपको याद होगी एक चीज कि एक बार पैनी का असिस्टेंट यहाँ पर आया था और उसने जो फोन पर कहा उस बात को ये बार बार बड़बड़ा रहा था। उस दिन असिस्टेंट ने फोन पर पैनी से कहा था, जैसा तुम कहती हो जिना को पता नहीं चलना चाहिए कि चैंग असल में ली है। तो उस दिन हुआ ये था कि जिना के भाई ने इस बात को पकड़ लिया और बार बार दोहराने लगा था और अब न जाने क्यों ली को देखकर वो वही बात कहने लगता है कि जिना को पता नहीं चलना चाहिए कि चैंग ही ली है। ली तो एकदम चौंक जाता है और तब भाई के गले में एक चेन दिखता है जो ली ने बहुत पहले जिना को दिया था जब ली ब्लाइंड था और जिना उसके घर में काम करने आती थी। ये जानने के बाद ली बहुत इमोशनल होता है और समझ जाता है कि जिना के लिए उसकी तलाश अब पूरी हो चुकी है। उसने आखिर जिना को ढूंढ ही लिया है। दूसरी ओर जिना वाइस चेयरमैन के केबिन में जाती है जहां वो थकान के मारे सोफे पे सोया होता है। जिना वहां पर पड़े पेपर्स उठाने जाती है कि अचानक एंड्रयू की आंख खुलती है और वो झट से जिना को गले लगा लेता है। जिना ने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ ली जिना को कॉल करने लगता है और चिल्ला रहा होता है कि प्लीज 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 फोन उठाओ, तुम इतने दिन मेरे साथ थी पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम्हें इतनी जगह ढूंढ रहा था, मैं जान गया हूँ कि तुम ही मेरी जिना हो, प्लीज जल्दी फोन उठाओ। और इसी इमोशनल सीन के साथ यहाँ पर होता है पार्ट 17 का दी एंड। अब जैसे कि ली को पता चल गया है कि जिना ही वो लड़की है जिसकी उसको तलाश थी, तो क्या जिना को भी पता चलेगा कि चैंग वही ली है जिसके साथ उसने कई साल पहले कई अच्छे बुरे पल बिताए थे? और क्या जेजे को ली पर शक था वो दूर हुआ और जेजे का क्या हुआ, ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। इंतजार कीजिए पार्ट 18 का। बस ऐसे आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।